हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट ग्रेजुएशन लेवल के लिए मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें हम वैसे ही जैसे कि हमने अपने पहले मॉडल पेपर में सोल्व किया उनके चारों ऑप्शंस की अपन व्याख्या करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे सेट क्लियर करनी है तो ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट देखना, इसी पे आधारित पेपर होगा। तो शुरू करते हैं अपने आज का मॉडल पेपर और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं अपने आज का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में है अपने पास पहला क्वेश्चन, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो ये ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। अब और प्रश्न क्या बन सकते हैं कि इसका विलय किया किसने था। तो विलय भी तो किसी ने किया होगा ना। तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, ये याद रखना भाई, गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये अपने पास उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इन्होंने क्या किया, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। अब और क्या बन सकता है, तो वो बन सकता है कि अवध का जब विलय हुआ उस समय नवाब कौन थे। तो जो नवाब थे वो थे वाजिद अली। ये नाम याद रखना भाई, वाजिद अली। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। बात करते हैं और क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है कि अवध की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी आपके पास सआदत खान ने। सआदत खान ने अवध की क्या है, स्थापना की थी। तो ये ध्यान में रखना भाई, इससे संबंधित जो अवध से संबंधित क्वेश्चन है वो बता दिए मैंने। बात करते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ए, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल। बिल्कुल विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में ही भेजा गया था। बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी, ये बेलूर जेल गए थे, आपको याद होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया था। अब बात करते हैं इसके बारे में, जोरावर सिंह को बरेली जेल में नहीं भेजा गया था। क्यों, क्योंकि जो जोरावर सिंह थे वो जेल में गए ही नहीं थे। अब बात करते हैं जोरावर सिंह के बारे में और बरेली जेल के बारे में। तो आपको याद होगा एक बम कांड हुआ था, हार्डिंग बम कांड। तो हार्डिंग बम कांड हुआ था, उसमें आपके पास दो नाम सम्मिलित थे। उसमें कौन सा, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह। इन दोनों के नाम के बारे में बात करें तो जब ये अपने पास इस हार्डिंग बम कांड में सम्मिलित थे तो उस समय जोरावर सिंह वो तो अपने क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन प्रताप सिंह को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है और इनको बरेली जेल भेजा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना भाई कि प्रताप सिंह को कौन सी जेल में भेजा गया था, बरेली जेल में भेजा गया था। यहाँ इस जेल में इन्हें कठोर यातनाएं दी जाती है, जिससे 24 मई 1918 को इनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। कठोर यातनाएं दी गई थी भाई प्रताप सिंह बारट को। अब बात करते हैं जोरावर सिंह के बारे में। जब ये वहाँ से अंग्रेज़ों से बच गए, वहाँ से भाग गए, तो फिर ये इन्होंने क्या किया, अमरदास नाम से वैराग्य अपना लिया भाई। इन्होंने क्या कर लिया, वैराग्य जीवन अपना लिया और 27 साल तक अपने जीवन के, लगभग 27 वर्ष है वो वैराग्य जीवन में व्यतीत किए। और वैराग्य जीवन में ही क्या होता है, अपने पास इनकी मृत्यु हो जाती है। ये वैराग्य जीवन कहाँ पे बिताए, ये राजस्थान और एमपी की सीमा के मध्य में ही इन्होंने अपना वैराग्य जीवन बिताया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें क्वेश्चन 4 बन रहे हैं भाई, वो बात करनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर की बात कर लेते हैं कि शांता त्रिवेदी ने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। अब इन्होंने कहाँ की थी, उदयपुर में की थी। कब की थी, 1947 में की थी। तो ये चारों क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। अब 4 ऑप्शन में 4 प्रजामंडल दिए हुए हैं भाई, चारों प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। तो जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब जयपुर प्रजामंडल के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है। जयपुर प्रजामंडल की सबसे पहले स्थापना हुई थी 1931 में। और किसने की थी, कर्पूर चंद पाटनी ने। ये नाम याद रखना भाई, कर्पूर चंद पाटनी। तो इन्होंने क्या है, इसकी स्थापना की थी 1931 में। उस समय ये अपने पास राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर था तो इसका कोई महत्व नहीं रहा। फिर क्या हुआ कि इसका पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन कब किया गया, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। हरिपुरा
पूरा अधिवेशन, ये नाम याद रखना हरिपुरा, इसका क्वेश्चन आगे भी आने वाला है। इस अधिवेशन में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री दोनों ने मिलकर इसका पुनर्गठन किया था। दोनों ने मिलकर क्या किया भाई, अपने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। जब इसका पुनर्गठन किया गया तो 8-9 मई को इसका क्या हुआ, पहला वो सम्मेलन हुआ था 8-9 मई को 1938 में, और इस समय इन जमनालाल बजाज को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ये ध्यान में रखना भाई, पुनर्गठन के बाद में जमनालाल बजाज है वो पहले अध्यक्ष बने थे 8-9 मई 1938 को, तो ये ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। तो मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में डिटेल से बात हो चुकी है अपने पहले पेपर में, फिर भी आप डायरेक्ट इस पेपर में आ गए हो तो मैं यहाँ पे इसके बारे में बता। प्रजामंडल की स्थापना है वो माणिक्य लाल वर्मा ने की थी, माणिक्य लाल वर्मा, ये नाम याद रखना भाई। और कब की थी, ये की थी 1938 में, तो इसके लिए आपको ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है पिछले वाला जो मॉडल पेपर वो भी देख लेना। बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में कुछ बातें हैं जो बात कर लेते हैं। इसका जो स्थापना है वो एक व्यक्ति ने की, फिर भी नाम बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है भंवरलाल सराफ। ये नाम सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि इनकी मुख्य भूमिका होती है जो है मारवाड़ प्रजामंडल में। अब बात करते हैं दूसरा कौन आता है, दूसरा आता है इसमें अभयमल जैन। इसके बाद नंबर 3 आता है अचलेश्वर प्रसाद, ये नाम है ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखना भाई, अचलेश्वर प्रसाद। अब इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी वो और बता देते हैं, वो की थी आपके पास 1938 में। तो तीनों जो बड़े प्रजामंडल है उनकी स्थापना 1938 में ही हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें बनती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसके आंसर की बात करते हैं, वो आंसर आएगा हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन देना प्रारंभ किया था। अब हरिपुरा अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। सन आप लोगों को मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बता दी, 1938 में हुआ था हरिपुरा। ये है कहाँ पे हरिपुरा, ये आपके पास गुजरात में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये कौन सा था, ये 51वां था। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। अब इसके बाद में बात करते हैं इसी अधिवेशन में एक खास बात हुई थी भाई, क्या हुई थी, इसमें सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी के बीच में मतभेद हो गया किसी कार्यकारिणी समिति को लेकर। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने क्या है अपना अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया भाई, अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया इन्होंने। इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप सभी जानते हो ये कौन थे, ये अपने भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन इसका अध्यक्ष बनाया गया था हरिपुरा अधिवेशन में। इस तरीके से हरिपुरा अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। पहले इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर आएगा इसका लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग वही है जिसके बम कांड में अपने पास जोरावर सिंह और प्रताप सिंह सम्मिलित थे, अभी बात हुई थी। अब इसके बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं हार्डिंग के बारे में। इसका जो कार्यकाल था वो 1910 से लेकर 1916 तक था भारत में। अब इसके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी वो बता देते हैं। इसके कार्यकाल में 1911 में जॉर्ज पंचम ये कौन थे, ये उस समय ब्रिटेन के राजा थे जो दिल्ली आए थे 1911 में। इनके आगमन पर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार रखा गया भाई। क्या रखा गया, भव्य दरबार का आयोजन किया गया और इस दरबार में कुछ बातें रखी गई भाई, कुछ बातें इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। इसमें पहले वो जो फैसला था वो ये था कि बंगाल विभाजन को इसमें रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया इसमें, तो ये ध्यान में रखना भाई। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी कि दिल्ली कब आया, जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आई थी वो कब आई थी,
तो ये आपके पास 1912 में आई थी। तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं इसमें भी। बात करते हैं नेक्स्ट है खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि खेड़ा कहाँ पे है। तो खेड़ा आपके पास गुजरात राज्य में है, गुजरात में। अब गुजरात में कोई पूछे कहाँ पर है तो ये आपके पास अहमदाबाद में है, अहमदाबाद, ये ध्यान में रखना आप, अहमदाबाद में है। अब इस आंदोलन की बात करें तो इसमें आपके पास गांधी जी और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। खेड़ा किसान आंदोलन के बारे में एक बात और बता देते हैं, वो ये कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी इसी आंदोलन में। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पे की, ध्यान में रखना भाई, ये की थी खेड़ा आंदोलन में। ये मुझे पता आप लोगों के ध्यान में रह जाएगा। अब ये खेड़ा आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन हुआ कब था तो इसकी बात करें तो ये 1918 में हुआ था। तो ये ध्यान में रह जाएगा, अब नहीं भूलोगे आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट जो गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका आंसर बता देते हैं, उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था जब ये पहली बार प्रकाशित हुआ तब। अब बात करते हैं इसको अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया गया तो मराठी में भी इसको प्रकाशित किया गया था, पंजाबी में भी इसको प्रकाशित किया गया था, गुजराती में नहीं किया गया था। तो इसकी जगह यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में इसको क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो ये नाम याद रखना भाई, क्या, गदर जर्नल। अब बात करते हैं इसका जो ऑफिस था, इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था। तो इसका जो मुख्यालय था वो था सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को ये स्थान है जहाँ पर इसका क्या था, कार्यालय था, फ्रांसिस्को। अब ये जो इसका कार्यालय था इसको किस नाम से जाना जाता था, इस कार्यालय को युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था। ये नाम याद रखना, युगांतर आश्रम। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। युगांतर आश्रम के नाम से भी इसको जाना जाता था। बात करते हैं नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया था। ये कौन से अधिनियम में रखा गया था, तो ये ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में बात करें तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था इसमें ये अपने पास प्रथम बार प्रावधान रखा गया था। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, आप सभी को याद होगा, इसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मार्ले अपने वायसराय थे और मिंटो भारतीय सचिव थे। ये ध्यान में रखना भाई, मिंटो कौन थे, ये सचिव थे, और जो मार्ले हैं वो अपने पास वायसराय थे। तो ये नाम याद रखना भाई, ये वायसराय थे, वायसराय। अब इसमें अपन एक बात और बता देते हैं कि इसमें एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी, इसमें मुस्लिम संप्रदाय के लिए, मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग से प्रतिनिधित्व रखा गया भाई। पहली बार ये ध्यान में आया था कि धार्मिक आधार पर भी प्रतिनिधित्व रखा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन से अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में, जिसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1851 में पारित हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। ये जो बिल पास किया गया था वो पास किया गया था आपके पास BM मालाबारी के प्रयासों से। अब ये मालाबारी कौन थे, ये आपके पास पारसी धार्मिक सुधारक थे, पारसी धार्मिक सुधारक थे। तो ये ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है, धार्मिक सुधारक। अब इसके बारे में बात करें तो ये एज ऑफ कंसेंट था क्या भाई, एज ऑफ कंसेंट जो 1891 में पारित हुआ था ये था क्या, ये इस बार रखा गया, इसमें रखा गया कि जो शादी की उम्र है वो 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कितने वर्ष से कितना वर्ष किया गया, 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दी गई थी। तो एज ऑफ कंसेंट बिल है वो किसके प्रयासों से हुआ, वो BM मालाबारी से, पारसी धार्मिक सुधारक। क्या रखा था, 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट आता है इसमें 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया भाई। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आहुआ जो स्थान था वहाँ पर अपने ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या नेतृत्व किया था, जो विद्रोही सैनिक थे उनका, और उसका नेतृत्व करते हुए इन्होंने बिथोड़ा नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था, बिथोड़ा नामक जो स्थान था पाली में, वहाँ पर जोधपुर राज्य की सेना, जोधपुर प्लस अंग्रेज सेना दोनों को हराया था, अंग्रेज सेना।
इन दोनों को उसने बिथोड़ा पाली के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। अब ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ कब था, तो ये आपके पास हुआ था 8 दिसंबर 1857 को हुआ था। ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं भाई, ज़्यादा बात बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज बुक के लेखक कौन थे, तो इसमें आपके पास जो बुक के लेखक थे वो थे दशरथ शर्मा। तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, बुक का नाम याद रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो वो लालदास जी थे जिनका जन्म मेवात क्षेत्र के अलवर में हुआ था। तो ये भी आपको याद रह जाएगा। इसके आगे वाला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बात करते हैं इसकी। इजलास खास का गठन किया गया था, ये भी इजलास खास के बारे में बात करेंगे, पहले इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। अब ये इजलास खास क्या थी, तो ये न्यायिक अदालत थी भैया, आप लोगों को बता देते हैं क्या थी ये, न्यायिक अदालत। ये इसलिए रखी गई कि जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है वो डायरेक्ट इसमें इजलास खास में आ सकता था। तो इजलास खास क्या थी, न्यायिक अदालत थी। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि न्यायिक अदालत की स्थापना किसने की थी, तो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन यही हो लेकिन बदल के आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बादला, तो बादला बता देते हैं जोधपुर का फेमस है। इसके बाद में बात करते हैं नमदा, तो नमदा आपके पास टोंक का फेमस है। इसके बाद में बात करते हैं पावरजाई, तो ये जयपुर की फेमस है। और खेसला है वो लेटा कहाँ पे, जालोर में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेटा जालोर का फेमस है। अब थोड़ा बहुत बता देते हैं बादला क्या होता है। बादला एक पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल जिस पर कपड़े का आवरण चढ़ा होता है, ये ध्यान में रखना भाई। नमदा किचान होता है भाई, दरी वगैरह जिसको अपन कहते हैं। पावरजाई रजाई होती है। खेसला भी एक तरीके का किचान होता है जिसका अपने पास निर्माण है वो लेटा जालोर में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो मारवाड़ का एकमात्र शासक है भाई, आप जानते होंगे उसको, ये है अपने पास रावचंद्र सेन, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब रावचंद्र सेन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना जीवन ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में बिताया क्योंकि इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इनको महाराणा प्रताप जो थे, इनका पथ प्रदर्शक माना जाता है। पथ प्रदर्शक ये क्यों माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप भी इन्हीं के कदमों पर चलकर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो सीताराम लालस का संबंध रहा है। अब ये सीताराम लालस का जो संबंध है इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो राजस्थानी शब्दकोश से रहा है, यानी राजस्थानी जो शब्दकोश है वो किन्होंने लिखा है, सीताराम लालस ने लिखा। बात करते हैं नेक्स्ट है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है भाई, इसमें सारी बातें करते हैं। इसमें जैसलमेर की जो भाटी राजवंश है उनकी जो कुलदेवी है वो है स्वांगिया माता। अभी स्वांगिया माता के बारे में ये कहा जाता है कि आवरी माता का ही रूप है भाई, ये किसका ही रूप है, आवरी माता का ही एक रूप है। अब आवरी माता के लिए एक कहावत है, ये कहा जाता है कि इसने हाकड़ा नदी को एक चुल्लू में भर पानी पीकर ही सुखा दिया था। ये ध्यान में रखना, कौन सी नदी है, वो हाकड़ा नदी है। इसके बारे में ये और माना जाता है कि जो सुगन चिड़ी होती है, सुगन चिड़ी जो होती है वो अपने आवरी माता का ही के प्रतीक होती है। अब बात करते हैं इसके बारे में, और इसको स्वांगिया माता क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि इसके हाथ में एक स्वांग होता है भाई। स्वांग जो होता है वो एक मुड़ा हुआ भाला होता है जिसको अपन कहते हैं स्वांग, मुड़ा हुआ भाला होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, स्वांग कहते हैं इसको, जिसको स्वांग कहते हैं। और स्वांग के कारण ही अपन इसको स्वांगिया माता कहते हैं। अब बात करते हैं ये जो यहाँ पे आवरी माता दे रखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं तनोटिया माता जैसलमेर के बीएसएफ के जो जवान होते हैं, सैनिक जिसको अपन कहते हैं, जैसलमेर में बीएसएफ के पूजा जो सैनिक होते हैं, बीएसएफ के जो सैनिक होते हैं वो तनोटिया माता की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं लटियाल माता की। लटियाल माता है वो कल्ला जाति की, जो कल्ला जाति होती है, कल्ला
जाति की क्या है, ये ध्यान में रखना आप लोग कि जो लटियाल माता है वो किसकी माता है, वो कल्ला जाति के जो लोगों की कुलदेवी है। बात करते हैं आवरी माता के बारे में। ये सारी बातें हो चुकी है। अब ये कहते हैं कि जिसको दौरे पड़ते हैं उसका इलाज कहाँ पे होता है, वो आवरी माता के स्थान पर होता है। तो चारों माताओं के बारे में डिटेल से बात हो चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। तो इसके बारे में बात करें तो वो थे अपने पास महाराव राजा बहादुर सिंह। इनके बारे में और बात करने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम राजा ये हुए हैं बूंदी के। बस ये बता देते हैं ये किन के बेटे थे, ये महाराव बुद्ध सिंह के बेटे थे, बुद्ध सिंह के बेटे थे। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपके पास जयपुर में है। इसके बारे में भी और बताने की आवश्यकता नहीं है, एक स्थान का नाम पूछा बस। अब बात करते हैं नेक्स्ट है बेगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है। तो इसमें आपको बता देते हैं यहाँ पर बेगती गांव में हड़बूजी का मुख्य मंदिर है। अब हड़बूजी के बारे में बात बता देते हैं। तो इनकी गाड़ी की पूजा होती है, ये ध्यान में रखना आप लोग। इनकी जो गाड़ी थी उनकी पूजा होती है। इसके बारे में एक बात और बता देते हैं, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे भाई, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे, हड़बूजी थे। फिर बात और बता देते हैं, इनके जो वाहन हैं वो वाहन सियार होते थे, ये ध्यान में रखना भाई। सियार जो जानवर होता है वो इनकी क्या थी, सवारी थी। अब बात करते हैं तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी पता है। तो इनका मंदिर आपके पास पांचोटा गाँव है, पांचोटा गाँव। ये कहाँ पे है, ये आहोर में है। अब ये आहोर कहाँ पे है, तो आप सभी जानते हो ये जालोर में है। तो ये ध्यान में रखना कि तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है, वो पांचोटा में है, आहोर जालोर जिले में। बात करते हैं पाबूजी का इसका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है, वो कोलुमंड फलोदी में है भाई, ये ध्यान में रखना आप लोग। कोलुमंड फलोदी में पाबूजी का मुख्य मंदिर है। मल्लीनाथ जी की कि मल्लीनाथ जी का मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ पे है, तो वो आपके पास बाड़मेर जिले में है। तो ये ध्यान में रखना, मैंने चारों लोक देवताओं के स्थान वो बता दिए कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो भी तैयार करना, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट दिया हुआ गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बताने की आवश्यकता है कि ये जो बुद्ध जोहड़ है इसको अपन बुड्ढा जोहड़ के नाम से भी जानते हैं, बुड्ढा जोहड़ के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे है, ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में है। तो इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है। तो इसमें सीधा सा आंसर है भाई, भराड़ी कहा जाता है। उस देवी को अपन क्या कहते हैं, भराड़ी कहते हैं। लेकिन वहीं पर अपने पास एक ज्यामितीय कलाकृति और बनाई जाती है। जो ज्यामितीय कलाकृति बनाई जाती है मांगलिक अवसरों पर, तो उसको अपन मांडना भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, अगर ज्यामितीय आकृति पूछे तो वो मांडना होती है, और अगर देवी पूछे तो वो भराड़ी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजों में जो पहला दरवाजा उसको पाटन पोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चबूतरा बना, चबूतरे पे किसका स्मारक है, तो वो रावत बाघ सिंह का है भाई, ये ध्यान में रखना। अब रावत बाघ सिंह तो बता देते हैं कि ये उदयपुर का जो दूसरा साका हुआ था, ये ध्यान में रखना आप लोग, दूसरा जो साका हुआ था उसमें बहादुर शाह से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। करते हैं जयमल राठौड़ की और कल्ला राठौड़ की। तो इन दोनों के बारे में अपने पीछे वाले मॉडल पेपर में भी बात की थी। इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां हैं भाई, गजारूढ़ यानी गज पे सवार हुए। तो गजारूढ़ जो मूर्तियाँ वो कहाँ पे है, वो बीकानेर किले में है भाई। बीकानेर जो किला है उसके दरवाजे पर रखी हुई है इनकी गजारूढ़ मूर्तियाँ, ये ध्यान में रखना आप लोग। और दूसरी बात कि जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे, आगरा में। तो वहाँ पर भी अपने पास इनकी मूर्तियाँ रखवाई गई थी अकबर के द्वारा, ये ध्यान में रखना। अकबर ने इनकी जो बहादुरी थी उनसे खुश होकर इनकी मूर्तियाँ है फतेहपुर सीकरी आगरा में भी रखवाई थी। तो ये बातें याद रखनी है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट बातें हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर आएगा ए। तो ए में आपके पास 2 हैं, तो द्वारपाल दीपिका
इसके बाद बी के सामने 3 है तो ये है वास्तु मंजरी। इसके बाद में बात करते हैं सी, तो सी में 1 है देव मूर्ति प्रकरण, और 4 में अपने पास 4 है कुंभा ने संगीत राज लिखी थी। तो इनका आपस में ये संबंध है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, याद कर लेना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट की बात करें तो लोक कथा देव नारायण जी फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसके जो वाद्य यंत्र काम में लाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं देव नारायण जी की फड़ के बारे में। तो देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे प्राचीन तो है ही, और सबसे बड़ी भी मानी जाती है, ये सबसे बड़ी। तो ये कोई पूछे कि सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जो फड़ है वो किसकी है, तो वो देव नारायण जी की होती है, देव नारायण जी की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, कहलाता है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस उसे अपन टूटिया कहते हैं, और ये आप सभी जानते हो तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी। तो इसमें बात करें तो उन्होंने स्थापना की थी सर्वहितकारिणी सभा की, तो ये ध्यान में रखना। अब सर्वहितकारिणी सभा को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं चूरू की कांग्रेस, चूरू की कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई पूछे चूरू की कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो वो भी आपके स्वामी गोपाल दास ही माना जाएगा, तो ये ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है कवि एवं चित्रकार नागदेवदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। पिछले वाले वीडियो में बात हुई थी, ये थे अपने पास राजा सावंत सिंह। कहाँ के थे, ये किशनगढ़ के थे, तो याद रखना भाई किशनगढ़। और इनके दरबार में एक चित्रकार थे, वो थे मोर ध्वज निहाल चंद, ये नाम याद रखना भाई, निहाल चंद, जिन्होंने बणी ठणी चित्र है वो बनाया था, बणी ठणी, तो याद रह जाएगा, मुझे पता ही आप लोगों के, तो इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध किससे है। तो इसका मैं सीधा सा उत्तर बता देता हूँ, पहले तुरा कलंगी से है। अब तुरा कलंगी जो ख्याल था इसका प्रचलन किसने किया भाई, तो 400 साल पहले ये प्रचलन में आई थी, 400 वर्ष पहले किसने किया था, तो वो किया था शाह अली और तुकनगीर संतों ने किया था भाई, तुकनगीर संतों ने इसका प्रारंभ किया था, 400 वर्ष पहले शुभारंभ किया था। अब बात करते हैं इस ख्याल में तुर्रा जो होता है वो आपके पास शिव का प्रतीक होता है, और जो कलंगी होती है वो आपके पास पार्वती का प्रतीक मानी जाती है, पार्वती। तो ये दोनों नाम याद रखना, शाह अली और तुकनगीर, और जयदयाल सोनी और चेतराम भी ये ध्यान में रखना भाई। अब बात करते हैं आगे की। आगे है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है, तो इसके बारे में बात करें तो इसका संबंध ब्लू पोट्री से है, ये ध्यान में रखना। और ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, वो जयपुर की फेमस है, ये ध्यान में रखना। ब्लू पोट्री का निर्माण ज़्यादातर वो जयपुर में किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सुमेलित नहीं है। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं खातौली का युद्ध, वो 1517 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी सत्य बात है। सामेल का युद्ध 1562, एक बार इसको छोड़ते हैं। हरमाड़ा का युद्ध है वो 1557 में हुआ था। अब पहले इसकी बात करते हैं कि जो सामेल का युद्ध है इसको अपन गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गिरी सुमेल का युद्ध। तो अब याद आ गया होगा कि ये युद्ध कब हुआ था गिरी सुमेल का, ये हुआ था आपके पास 1544 में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, मालदेव को हराया था। अब हराने के बाद में शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। तो ये ध्यान में रखना, गिरी सुमेल का युद्ध। अब बात करते हैं हरमाड़ा का युद्ध है वो कहाँ हुआ था, इनके बीच में हुआ था, बाकी तो दोनों जानते हो आप लोग। तो हरमाड़ा का जो युद्ध है वो आपके पास उदय सिंह व हाजी खां के मध्य हुआ था, हाजी खां के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था, ये अजमेर में हुआ था, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं मिली है। तो इसके बारे में बात करें तो वो बेराट के उत्खनन में मिली है भाई। जो मिनांडर की अपने पास मुद्राएं मिली है वो कहाँ से, बेराट से मिली है। अब बात करते हैं ये बेराट कहाँ पे है, तो ये जयपुर में है, याद रखना भाई। इसके बाद बात करते हैं बालाथल कहाँ पे, तो ये उदयपुर में है, तो
तो ये भी याद रखना। इसके बाद में गणेश्वर आप सभी जानते हो हनुमानगढ़ में और आहड़ उदयपुर में है, ये ध्यान में रखना आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट की बात करें तो आता है फतवात ए आलमगीरी के लेखक कौन हैं। तो फतवात ए आलमगीरी के जो लेखक हैं वो ईश्वरदास नागर हैं, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की। तो इसमें आपको आंसर बता देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तो इसका आंसर है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। एक काल में एडवर्ड पंचम है वो जयपुर आए थे और इनके आने की खुशी में इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। जयपुर को कौन से रंग में? गुलाबी रंग से में। इस कारण से जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाने लगा था। तो ये ध्यान में रखना भाई, गुलाबी रंग में किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय ने। किसके आने की खुशी में? एडवर्ड पंचम आने की खुशी में। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करें तो पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आएगा मध्य सितंबर में क्या है मानसून पीछे हटने लगता है पंजाब के मैदानी इलाकों से। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पक्का आएगा भाई। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो पहले तो आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं कि ये तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। अब बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। साथ में और कहाँ से गुजरता है? तो उड़ीसा से, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर भी गुजरता है। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ये जो प्रधान देशांतर रेखा है, इसको अपन भारत में कौन सी रेखा है? ये 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अपन प्रधान रेखा मानते हैं। ये भारत की IST है भाई अपने, यानी भारत की जो समय मानक रेखा है वो यही है 82.5 डिग्री। तो इसके बारे में याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके बारे में बात करें तो मैंगो शॉवर शायद तमिलनाडु में होती है, सही है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होती है, सही है। नॉर्वेस्टर्स पश्चिम बंगाल में आते हैं भाई, ये भी सही है। अब बात करते हैं बारदोली छीड़ा केरल में नहीं आता भाई। तो बारदोली छीड़ा क्या, ये भी बात करेंगे। पहले तो बता देते हैं ये कहाँ पे आता है। तो ये असम और जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ का स्थानीय तूफान है ये। स्थानीय तूफान को आप किसके नाम से जानते हैं? स्थानीय तूफान को बारदोली छीड़ा के नाम से जानते हैं। तो ये नाम याद रखना, बारदोली छीड़ा क्या है? ये स्थानीय तूफान है। बात करते हैं नेक्स्ट, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, यानी जहाँ पर कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पे कौन सा लौह कारखाना है? तो वो बोकारो है भाई। और बोकारो कहाँ पे है? ये झारखंड में, आप सभी जानते हो। और झारखंड जो है वो कोयले का मुख्य उत्पादक है क्षेत्र है भाई। तो इस कारण से आपके पास यहाँ पे बोकारो हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी आसान बात है भाई, कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होते हैं, गेहूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं, चाय गुजरात में नहीं होती है। चाय आप सभी जानते हो कहाँ पे होती है? वो आपके पास असम में होती है, और जूट है वो असम में होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर है वो, इसमें चाय गुजरात में नहीं होती है। बात करते हैं आगे की, और आगे की बात करते हैं नेक्स्ट है कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। तो कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से हिमालय में है? तो वो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है भाई, याद रखना। और ट्रांस हिमालय है वो उत्तरी क्षेत्र में है। तो ये ध्यान में रखना, ट्रांस हिमालय कहाँ पे? उत्तरी क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में आपके पास और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो इसमें अपने पास काराकोरम, इसके अलावा जास्कर, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये भी आपके पास ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। बाकी इनमें याद रखना भाई, महान हिमालय का भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद करने हैं। बात करते हैं धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास त्रिपुरा में है, इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करें तो सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ज्वारीय वनों में आते हैं भाई। तो ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। अभी ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पास गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का नदियों का जो डेल्टा है, वहाँ पे ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और उन वनों में अपने पास सुंदरी और मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंगनीज के लिए फेमस है भाई। मैंगनीज का उत्पादन यहाँ पे अधिक किया जाता है।
बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सम्मिलित नहीं है। तो इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें पुलिकट कर्नाटक में नहीं है, बाकी झीलें आपको याद करनी है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, तो इसमें और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ये बाकी झील आप लोग याद कर लेना भाई। पुलिकट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपके पास जनगणना से संबंधित। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो वो थी आपके पास 21.31%। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस निकाल लेते हैं कि जो राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर थी, राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर ये पूछा जा सकता है वो कितनी थी? तो वो आपके पास 17.7% थी। अब कोई पूछे कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर से कितनी अधिक थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो थी आपके पास 3.61%। ये ध्यान में रखना आप लोग, कितनी अधिक है? 3.61%। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं सम्मिलित नहीं है उसके बारे में। ये कुंभाराम आर्य वो जैसलमेर से संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कुंवर सेन गंगानगर बीकानेर को देती है पानी, डॉक्टर करनी बीकानेर जोधपुर सही है, जयनारायण व्यास और जैसलमेर जोधपुर ये इन दोनों को देती है। तो बात करते हैं कुंभाराम आर्य है वो किन को कौन से जिलों को पानी पहुंचाती है? तो इससे आपके पास हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर ये सारे ज़िले हैं जिनको इनसे पानी मिलता है, और झुंझुनू, ये ध्यान में रखना भाई। इसके बारे में अपनी पीछे बात हो चुकी है, पीछे वाला जो मॉडल पेपर था उसमें बात हुई है भाई, डिटेल से बात हुई है, आप वो भी देखना। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो इसमें बात करें तो समानांतर जो विकसित होते हैं वो सीप कहलाते हैं, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं पैराबोलिक की आकृति कैसी होती है? तो इनकी जो आकृति होती है वो होती है हेयर पिन जैसी होती है, तो ये ध्यान में रखना। बात करते हैं बरखान या बरछान, ये अर्धचंद्राकार होते हैं भाई, अर्धचंद्राकार होते हैं, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, अर्धचंद्राकार। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ की बात बता देते हैं कि दीर्घ काल तक जब हवा एक ही दिशा में चलती है तब अनुप्रस्थ का निर्माण होता है, और ये आपके पास समकोण पर बनते हैं, वायु के समकोण पर बनते हैं। दीर्घ काल तक हवा चलनी चाहिए एक ही दिशा में, तो अब मैंने बता दिया, ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं कालागुमान तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं, इस खाली जगह दे रखी है इसमें भरना भाई, तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, पन्ने के लिए जाना जाता है भाई, ये पन्ने के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं दोनों क्षेत्र। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। एक बात ध्यान में रखना इसके बारे में है, रामगढ़ 12 ये अपने पास उल्कापिंड प्रहार क्रेटर है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सम्मिलित नहीं है? तो बात करें सोरसन 12 में है, बिल्कुल सत्य बात है। वन विहार धौलपुर में है, सत्य बात है। बंद बारेठा भरतपुर में है। केसर बाग है, ये आपके पास उदयपुर में नहीं है, तो केसर बाग कहाँ पे है? तो ये आपके पास धौलपुर में है, ये भी ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी गलत है इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का आएगा, मैं बता देने वाला हूँ कौन सा आने वाला है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो इसका आंसर होता है BSHW। अब इसको अगर अपन हिंदी रूपांतरण देवे तो ये होता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु। अब की बार इसमें जो आता है, आने वाला है, आने की संभावना वो है आपके पास AW के बारे में। AW कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो ये ध्यान में रखना भाई, आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा अपने यहाँ पे? अपने यहाँ है दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, तो ये ध्यान में रखना AW के बारे में भी। बाकी भी आप लोगों को याद करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे आप ऊंची है जरग्गा, उसके बाद रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ये अपने पास अलग अलग चोटियाँ हैं भाई, क्रम से नहीं देते, आजकल अलग अलग ही पूछते हैं, तो आपको इनकी ऊंचाइयाँ याद होनी जरूरी है। बात करते हैं
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई। तो ये अपने पास पुराना प्रश्न है, इसको आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर पता होना चाहिए। वो था चूरू। चूरू में 60% से अधिक बारिश हुई थी वहाँ पे। नेक्स्ट आप लोगों के पास अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है कौन सी जिलों में, तो इसमें आपके पास जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में ये मृदा पाई जाती है। अब इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, अल्फीसोल्स क्या होती है, तो ये जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा का एक रूप है भाई, जलोढ़ मृदा का। अब ये जो मृदा होती है ये कृषि के लिए बड़ी उपजाऊ होती है, कृषि के लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है, ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आरक्षित वन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है, वो उदयपुर में है। अब ये जो आरक्षित वन क्षेत्र है ये क्या होता है भाई, तो ये अपने पास राज्य की संपत्ति मानी जाती है, राज्य की संपत्ति मानी जाती है, इस पर राज्य का अधिकार होता है। यहाँ पे पशुचारण व कटाई दोनों प्रतिबंध होते हैं। यहाँ पे ना तो वनों की कटाई की जा सकती है, ना ही यहाँ पे पशुचारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो आरक्षित वन है वो राजस्थान के वनों का कितना प्रतिशत है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। तो वो है आप लोगों के पास 37.05% वन है, वो आरक्षित वन है राजस्थान में। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है भाई, तो दोहद येलो कौन सी फसल की उन्नत किस्म है, ये चना की है भाई। जो चना है अपने पास इसकी जो उत्तम उन्नत किस्म है वो दोहद येलो है। इसके बारे में और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया, बता देता हूँ। बीकानेर और नागौर में सबसे कम प्रतिशत में पाए गए थे अनुसूचित जनजाति के लोग 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखना भाई आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है, यानी कौन सा जिला है जो सबसे अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है राजस्थान में, तो ये है आपके पास अजमेर। इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अब ये सबसे पहले तो इसके उत्तर की बात कर लेते हैं। ये जो बनास नदी है ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है भाई। अभी अध्यारोपित क्या होती है, ये होती है अपने पास जो नरम चट्टानों से शुरू होती है, नरम चट्टानों पर बहना शुरू होती है और कठोर चट्टानों तक पहुँच जाती है। तो बस यही अध्यारोपित होती है, कठोर चट्टानों तक पहुंच जाती है। इसी को अपन अध्यारोपित क्या है नदी कहते हैं। यानी कहने का मतलब शुरू में ये अपने पास नरम चट्टानों में बहती है, उसके बाद नीचे नीचे जाती जाती कठोर चट्टानों में आ जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब पहले आप लोगों को दोनों कथन पढ़िए सुनाते हैं। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया भाई, बिल्कुल सही बात है ये। इसके बाद में बात करते हैं जिस कासलीवाल है राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सी है, कथन 1 और कथन दोनों कथन सही है, ये आपका आंसर हो जाता है। इन कथनों को ध्यान से पढ़ना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पे रह सकता है। वो आपके पास 6 महीने तक रह सकता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा का भी सदस्य नहीं है और विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने पास क्या है 6 महीने तक मंत्री पद पे रह सकता है। लेकिन उसे 6 महीने के भीतर या तो विधानसभा की या विधान परिषद की सदस्यता लेनी होती है, तब जाके वो, अन्यथा वो अपने आप मंत्री पद से हट जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसके बारे में बात करें तो है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है भाई, ये सत्य बात है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान में 4 बार लागू हुआ, ये अपनी पीछे वाली क्लास में हुई थी, सत्य बात है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, नहीं, ये गलत है आप लोगों का। इसमें ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये शब्द आपके पास 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये कब हुआ था, ये आपके पास 1978 में हुआ था। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, इस तरीके से आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट है अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है। तो इसका आंसर बता देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है भाई, राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम दिया गया था अटल सेवा केंद्र को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वो आपके पास 50 है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक की निधि बढ़ाकर कितनी कर दी। वो है आपके पास 5 करोड़। तो इसमें भी मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। तो वो आपके पास जम्मू कश्मीर न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सदस्यों की संख्या चुनिए। यानी गलत बतानी है, 3 इसमें सही है, तो वो तो आपको याद करनी है। मणिपुर में विधानसभा संख्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है, सही है। मेघालय में नहीं है भाई, मेघालय में 50 नहीं, मेघालय में 60 है विधानसभा सदस्यों की संख्या। तो आपके पास ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 आते हैं, शामिल है, बिल्कुल सही है, मैंने क्लास डाल रखी है ये। इसके बाद है अनुच्छेद भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी सही बात है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त होता है, ये भी मैंने बता रखा है। ये तीनों बातें मैंने अपनी क्लास में बता रखी है आप लोगों को। बात करते हैं ये कि भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, नहीं, ये गलत है भाई। ये जो भाग 7 है इसके बारे में बात करें तो ये जो अनुसूची पहली थी, अनुसूची जो 1 थी, उसी का एक मुख्य उपभाग माना जाता था, उपभाग। इसमें केवल अनुच्छेद 238 सम्मिलित था, जिसको बाद में 7वें संशोधन 1956 में हटा दिया गया था। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, ये संबंधित नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन से अनुच्छेद में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। तो वो अनुच्छेद 44 है, जिसमें ये बात कही गई है, ये उपबंध करता है कि सभी को एक समान सिविल संहिता का अधिकार होगा। ये बात अनुच्छेद 44 में कही गई है। अब अन्य की बात करें तो इससे पहले आप लोगों से एक बात बता देते हैं कि जो अनुच्छेद दिए हुए हैं यहाँ पे, वो सारे अपने 36 से 51 के बीच के हैं। और आप सभी जानते हो अनुच्छेद 36 से 51 क्या है। 36 से 51 है वो नीति निर्देशक सिद्धांत है, अपने निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ये सारे जो अपने अनुच्छेद है जो मैंने बता दिए 36 से 51 तक। अब ये जो अनुच्छेद है ये 36 से 51, ये कौन से भाग में आते हैं संविधान के। तो ये संविधान के भाग 4 में आते हैं, ये याद रखना आप लोग जो मैं बातें बता रहा हूँ। अब ये सारी बातें आपको पता चल गई कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है। तो इसमें सभी के लिए न्याय संगतता की बात की गई है, सभी के लिए न्याय संगतता। तो न्याय संगतता के बारे में याद रखना, संगतता। अब बात करते हैं और क्या कहा गया है। इसमें मातृत्व राहत भी इसी में कही गई है, मातृत्व को राहत है वो इसी अनुच्छेद के तहत मिलती है। अब अनुच्छेद 43 की बात करें कि अनुच्छेद 43 क्या कहता है, तो इसके बारे में बताएं तो ये अपने पास ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के बारे में बात करता है। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर कुटीर उद्योगों के बारे में बात करता है, ये कुटीर उद्योग। तो ये ध्यान में रखना, कुटीर उद्योगों के लिए अनुच्छेद 43 है। बात करते हैं अनुच्छेद 45, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इसमें अपने पास सभी बच्चों को, जो बच्चे हैं, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है भाई, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी इस उपबंध के तहत, ये ध्यान में रखना भाई। बाद में बात करते हैं कि बच्चों के लिए मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। ये जो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बनाया गया था। वो बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में बनाया गया था। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। तो अपने जहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत है उनसे संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है और मौलिक आधार से संबंधित है, वो सारी बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था। तो इसमें सन पूछिए भाई, कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर बता देता हूँ। संपत्ति पे कर के लिए पहली बार बात की गई थी, वो 1957 में बात की गई थी कि संपत्ति पे भी कर होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट,
और नेक्स्ट राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष क्या है, तो ये अपना चेंज हो गया भाई, काफ़ी पुराना पर्सन भी हो गया और ये आता भी रहता है। इसमें बता देते हैं CSO ने 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। इसका मतलब आय का लेखा वर्तमान आधार वर्ष है वो 2011-12 रख दिया गया है। अब ये लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी। अभी अपने पास क्या है कि पंचवर्षीय योजनाएं नहीं है, अभी अपने वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 से लागू हो गया था, 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया था। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो मूल अवधारणा थी वो क्या थी, तो वो थी आपके पास तेज एवं अधिक समावेशी विकास की अवधारणा के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना को पेश किया गया था। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। कोई बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है। यानी UPI क्यों बनाई गई भाई, इसका सबसे जो मुख्य कारण था वो यही था कि इसमें अपने पास ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं होगी। पहले क्या था, ये मोबाइल वॉलेट में पैसे रखने पड़ते थे, उससे भुगतान होता था, लेकिन अब क्या है UPI चलने से डायरेक्ट पैसे वो खाते से कट जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो आय की असमानता को मापा जा सकता है। आय की असमानता मतलब आय के कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, ये सारी बातें नापने के लिए अपने पास क्या क्या आवश्यकता होती है। तो इसमें देखो मैं बता देता हूँ, इसमें लोरेंज वक्र की आवश्यकता होती है। ये वक्र है अर्थशास्त्र से संबंधित है, यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, केवल एक और मैं बता रहा हूँ। गिनी गुणांक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है। गरीबी रेखा की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है आय की असमानता पता लगाने के लिए, तो ये ध्यान में रखना भाई। और सापेक्ष गरीबी ये अपने पास रखी जाती है भाई। सापेक्ष गरीबी, गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र, इन तीनों से अपन क्या करते हैं, आय की असमानता को मापते हैं, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है। तो ये जो क्रांति थी वो तिलहन से संबंधित थी। तो इसमें अपने पास तिल भी एक तिलहन का है, इसके अलावा सरसों भी है, खाद्य तेल भी है, लेकिन जो चना है वो एक दलहन है, दलहन। तो ये अपने पास पीली क्रांति से संबंधित नहीं है, इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मुझे पता है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। यानी कृषि पर भी कर है वो लगाया जा सकता है राज्यों के द्वारा, वो बात करने वाले हैं। तो पहला राज्य कौन सा बना है, पहला राज्य बना है बिहार राज्य बना है, जो कृषि पर भी कर लगाता है, टैक्स लगाता है। अब बात करते हैं कृषि कर के बारे में। तो कृषि कर के बारे में बात कहें तो केवल राज्य सरकारें ही कृषि कर लगा सकती है भाई, राज्य सरकार ही कृषि पर कर लगा सकती है, ये ध्यान में रखना। केंद्र सरकार कृषि पे कर नहीं लगा सकती। कारण इसका क्या है, ये कारण ये है कि ये जो कृषि है वो अपने पास राज्य सूची है भाई, राज्य सूची का हिस्सा है, राज्य सूची का हिस्सा। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, इस पर केवल अधिकार जो है वो राज्य को दिया गया है कानून बनाने का। तो इस पर कृषि पर टैक्स भी क्या है, राज्य सरकार ही लगा सकती है। वैसे कृषि है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, कृषि जो है वो अपने पास एक टैक्स फ्री होती है, ये ध्यान में रखना, टैक्स फ्री होती है, लेकिन राज्य सरकारें इस पर टैक्स लगा सकती है, ऐसा अपने संविधान में उपबंध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करें नेक्स्ट तो नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब पहले इसके आंसर की बात करें तो इसमें आंसर बात करें तो स्टाम्प शुल्क है ये केंद्र सरकार लगाती है, कस्टम शुल्क है ये भी केंद्र सरकार लगाती है, लग्जरी और मनोरंजन ये दोनों टैक्स है राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं, राज्य सरकार लगाती है इन पर, क्योंकि राज्य सरकार ही अपने पास विलासितापूर्ण जो मनोरंजन के साधन है उनको राज्य सरकार ही व्यवस्था करती है। तो इन पे टैक्स भी अपने पास कौन लगाती है, राज्य सरकार। तो जिसमें 3 और 4 ऑप्शन है, 3 और 4 ये है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात करते हैं कि सूची के बारे में। तो अपने संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ये ध्यान में रखना, केंद्र सरकार, तो ये जो नाम बता रहा हूँ मैं ये ध्यान में रखना। दूसरी आती है राज्य सूची, राज्य सूची जिस पर अपने पास क्या है कि राज्य सरकार जो है वो कानून बनाती है। उसके बाद में आती है अपने पास समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिस पर आपके पास केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसमें अपने पास संरक्षण को ई कॉमर्स के 3 चरणों में नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स में क्या होता है। ई कॉमर्स में होता है अपनी जो वस्तु है उसको बेचने के लिए इसका मूल रूप परिवर्तन कर सकते हैं।
मूल रूप को परिवर्तन करके अपन क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन संरक्षण के तहत क्या होता है कि जो मूल रूप होता है, वस्तु का जो मूल रूप होता है उसको नहीं बदला जाता है, वस्तु का मूल रूप नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, ये ध्यान में रखना भाई, यही अंतर है वैसे, और ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। तो आपके पास ई कॉमर्स के 3 चरण कौन से हैं? पुनर्खोज होता है, भूमंडलीकरण होता है, व्यवसायीकरण होता है। ये तीनों चरण आपको याद रखने आ सकता है क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी है भाई? तो इसका 2021-22 से 25-26 तक 41% रखी जाए, ये अपने पास क्या है, वर्टिकल हिस्सेदारी की जाए, ऐसी सिफारिश की है 15वें वित्त आयोग ने। बात करते हैं नेक्स्ट, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर आएगा 2007-08 में। तो ये ध्यान में रखना, गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2007-08 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही मिलान कीजिए। अब इसमें बात करें तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये कहाँ पे है? तो केमिकल वर्क का अपने पास डीडवाना में है। इसके बाद बात करें हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, तो ये धौलपुर में है, ये ध्यान में रखना, यानी 1 नंबर के सामने 1 है, 2 नंबर के सामने 2 है। इसके बाद बात करते हैं मेवाड़ शुगर मिल, तो ये आपके पास भोपाल सागर है भाई, और ये 3 में 3 आ गया। और जेके सीमेंट वर्क्स आप सभी जानते हो निम्बा हेड़ा में है, तो ये ध्यान में रखना। ये अपने पास ऑप्शन ऐसे हैं कि 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3 और 4 के सामने 4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसका स्थान पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। तो ये कब प्रभावी हुआ भाई? ये अधिनियम जो 2020 में आया था, ये प्रभावी हुआ अपने पास 18 दिसंबर 2019 से इसको प्रभावी माना गया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। इसकी जो अवधारणा रखी गई थी वो रखी गई थी कि एक कार्ड, एक नंबर और एक पहचान, ये ध्यान में रखना भाई, ये अवधारणा थी इस अधिनियम की। अब बात करते हैं इसमें अपने पास क्या है कि एक 10 अंकों का जो परिवार का पहचान होता है, परिवार पहचान नंबर होता है, ये ध्यान में रखना भाई। परिवार पहचान जो नंबर होता है वो 10 अंक का होता है, और जो सदस्य होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनकी जो आईडी है वो 11 अंकों की होती है, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके अब की बार जन आधार के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो सरसों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन है वो अलवर जयपुर में होता है। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कृषि के बारे में आप पढ़ लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार वर्ष जो 2011-12 है, कीमतों पर 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है। तो इसका आंसर आएगा 28.85%। ये इतना योगदान था, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है वो है राजस्थान के जल जीवन मिशन योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की सहभागिता क्रमशः है कितनी है? अपना आंसर की बात करें तो 50:50, यानी दोनों 50-50% का शेयर अपने इस योजना पर लगाएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बात करते हैं नेक्स्ट है किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? आंसर है 2022। इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आंकड़े वाले प्रश्न वो समझाए नहीं जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? और इसका जो आंसर है वो आएगा 17। जो 17 पार्क थे उनको लीडर के रूप में दर्ज किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले तो इसके उत्तर की बात करते हैं कि मानसी वाकल परियोजना है वो डूंगरपुर में नहीं है, तो फिर पांचना करौली में है, ये याद रखना है। ओराई चित्तौड़गढ़ में, ये याद रखना है। गुड्डा है वो बूंदी में, ये भी याद रखना है। तो मानसी वाकल परियोजना कहाँ पे है? तो ये उदयपुर जिले में है, ये ध्यान में रखना। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। कौन सी नदियों पे है? तो ये मानसी वाकल नदियों पर है, मानसी वाकल नदियों पर है। अब इन नदियों पे क्या है, एक बांध बनाया गया है। ये जो बांध है वो क्यों बनाया गया है? ये अपने पास पिछोला झील में पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक
लिमिटेड, ये दोनों याद रखना भाई, मैं जो बता रहा हूँ लिमिटेड, इन दोनों के सहयोग से अपने पास क्या है, ये जो परियोजना वो बनाई जा रही थी। इसमें इनका योगदान कितना वो भी ध्यान में रखना भाई। तो इनका योगदान है 70-30 का, यानी 70 प्लस 30%, यानी 70% है वो राज्य सरकार लगाएगी और 30% जो पैसे हैं वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लगाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क है वो विकसित किए गए हैं। अब कहाँ विकसित किए गए हैं सरकार द्वारा, तो वो जोधपुर में किए गए हैं, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर, इन चारों जिलों में 4 एग्रो फूड है वो पार्क विकसित किए गए हैं। इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ये करेक्ट, इसका उत्तर बता देता हूँ, और उत्तर है मध्य प्रदेश में। तो ये दोबारा आने की संभावना नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लेना भाई थोड़ा बहुत। बात करते हैं नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, करंट का था, हो जाता है मुंबई सी, तो इसमें और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो ये भी करंट का था, तो भाई इसमें गेबोन जो देश है उसको अपने पास इसमें सम्मिलित किया गया था, और बताने की आवश्यकता नहीं है। करते हैं नेक्स्ट राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब इसके बारे में अपनी डिटेल से बात हो चुकी है अपने पहले पेपर में, तो इसका मैं सीधे उत्तर बता रहा हूँ, प्रद्युम्न सिंह। इसके बारे में डिटेल से बात हो गई, कार्यकाल के बारे में बात हो चुकी है, और इसके अलावा अन्य बातें भी हो चुकी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। तो ये भी अपने पास करंट का था, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि है वो ब्याज मुक्त होती है। तो वो राशि होती है 50,000। ये ध्यान में रखना कि उस क्रेडिट कार्ड से जो किसान है वो 50,000 रुपये है बिना ब्याज के खर्च कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है। तो इसका सीधा आंसर बताने की आवश्यकता है और समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैं बता देता हूँ। जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना है। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना है। बात करते हैं नेक्स्ट है वो है प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपके पास उदयपुर शहर को इसमें सम्मिलित किया गया है, ये ध्यान में रखना, इसमें और समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया है। तो इसका आंसर मुझे ज़्यादा डिटेल से समझाने की आवश्यकता नहीं है, कोच्चि शहर में किया है, तो ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें अपने पास आपका आंसर बता देते हैं, इसमें डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें गौरी महेश्वरी को किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट है मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवर्ती तूफान का नाम क्या था। तो ये तूफान के नाम याद रखना भाई, क्योंकि इनके बारे में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट का था तो आएगा नहीं, पूछ सकते हैं ये क्या है, ये पूछ सकते हैं। तो कहते हैं इसका उत्तर है असानी, ये ध्यान में रखना भाई। जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था उसको नाम क्या था, असानी। ये नाम किसने दिया था ये भी बता देते हैं। तो ये नाम आपके पास श्रीलंका से आया है भाई, श्रीलंका वालों ने इसका नाम असानी रखा था, तो बस ये ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट, एक फाइल सिस्टम में स्पेस वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, रिलेटिव पाथ नेम होता है भाई, ये ध्यान में रखना। एक फाइल सिस्टम में रिलेटिव पाथ नेम वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है, ये आपको ध्यान में भी रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। यानी सभी नियमों का समूह क्या कहलाता है, तो ये आपके पास प्रोटोकॉल कहलाता है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को स्पेस में तथा प्रिंट की गति को स्पेस में नापा जाता है। तो ये ध्यान में रखना, प्रिंट की गुणवत्ता को जो होती है प्रिंट की उसको कैसे मापते हैं और उसकी स्पीड को कैसे मापते हैं। तो ये ध्यान में रखना, डॉट्स पर इंच इसके द्वारा नापते हैं और पेजेस पर मिनट के स्पीड से उसकी गति को मापा जाता है, ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प है फाइल मेन्यू में, जो फाइल मेन्यू होती है ना लेफ्ट हैंड की तरफ कोने में, उसमें उपलब्ध नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना, उसमें प्रिंट प्रीव्यू भी होता है, सेव भी होता है,
सेव एज भी होता है, हेडर फुटर नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है, आप B4 सेल में है यहाँ पर, ये मान के चलो, और आपने क्या है इंटर की दबाई, तो ये इसका मतलब इंटर दबाएंगे तो आप इस की पे आ जाओगे, तो ये तो अपने पास क्या है B4 है, तो ये आपके पास B5 आ जाएगी, तो इसमें B5 आसमान बिल्कुल आप सेल B5 में होंगे जब आप इंटर की दबाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट है इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, विज्ञान के क्वेश्चन है, सीधे आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर आएगा प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में, तो ये ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट है बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अभी इस मेथेनोइक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड, ये ध्यान में रखना भाई, फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है किसको, मेथेनोइक अम्ल। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ भाई, ये इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना है, तो इसका आंसर आएगा 208.7 जूल आएगा, ये आपको सोल्व कर लेना है, देख लेना, नहीं याद कर लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट स्पेस प्रतिरोध पित्त अंगों के प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है, कौन रोकते हैं, तो वो रोकते हैं साइक्लोस्पोरिन, तो ये आंसर रह जाएगा इसका अपने पास, तो ये भी याद कर लेना आप लोग। बात करते हैं युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है, कौन सा है, तो इसका आंसर बता देते हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो है लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, तो इसका नाम याद रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए, तो इस अभिक्रिया से कौन सा लवण बनेगा, इससे ये लवण बनेगा, ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब इसमें बात करें तो कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें मैं पहले उत्तर बता देता हूँ, उत्तर है इसमें बी, तो 1 के सामने आपके डी दे रखा है, तो 1 क्या है, प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो वो आप लोगों के सामने स्ट्रोच और सेल्यूलोज होते हैं। 2 के सामने ए दे रखा है, तो ये हो जाता है इसका बेकेलाइट, तो ताप दृढ़ बहुलक क्या है, बेकेलाइट होता है। बात करते हैं 3 का बी दे रखा है, तो प्रोटीन आपके पास हो जाएगा अमीनो अम्ल का बहुलक हो जाता है, और 4 के सामने आपके सी दे रखा है, तो ताप सुगट्टे बहुलक है वो PVC होता है, ये ध्यान में रखना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की याद रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है, तो इसका आंसर है ई कोलाई, ये ध्यान में रखना भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त कौन सा जीवाणु होता है, ई कोलाई होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो दे रखा है ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या क्षोभमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है, ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें बात करें तो इसमें आता है NaCO3 और 10H2O का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करें तो नेक्स्ट यहाँ से आपके पास गणित शुरू हो जाती है, जो मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा पाऊंगा, केवल आंसर बता पाऊंगा। तो ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर है 1000 आंसर आएगा भाई, तो ये आप सोल्व कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका आंसर आएगा 16, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा पाऊंगा। बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 6:5, तो ये भी आपको सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्लास बहुत लंबी हो जाएगी सोल्व करते करते। बात करते हैं नेक्स्ट है दिए गए चित्र में पानी में प्रतिबिंब चुनिए, यानी इस चित्र का पानी में प्रतिबिंब देखेंगे तो ये आपके ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन है वो ये बी हो जाएगा, तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है यदि 9 + 7 = 58 और 3 + 11 = 124 हो तो 13 + 5 = कितना होगा। ये एक फॉर्मूला है भाई अपने पास रीजनिंग का, तो वो मैं बता देता हूँ कि 58 कैसे आया और 124 कैसे आया है। इसमें आपके पास 9 + 7 स्क्वायर किया गया है, तब आपके पास क्या होता है 58 आता है। यहाँ पे आपके पास 3 + 11 स्क्वायर किया गया तब 124 आएगा। तो अब अपने पास 13 + 5 का मतलब होता है 13 और 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या हो जाएगा 38, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, तो ये ध्यान में रखना भाई आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट है सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपये और 5 वर्ष में 1200 हो जाती है, तो मूलधन बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर बताना पड़ेगा आप लोगों को, तो वो आएगा आपके पास 800, तो ये आप सोल्व कर लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है एक गणित का क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 1750, तो आप सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को भी, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में बात करते हैं।
निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंध को दर्शाता है? इसमें आपके पास क्रिकेट खिलाड़ी है वो अलग गोले को इंगित करता है, टेनिस प्रशंसक है वो अलग गोले को इंगित करता है, इस विद्यार्थी अलग गोले को। तो ऐसे तो तीनों दिए नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें ये दिए हुए हैं क्योंकि अपने पास विद्यार्थी भी प्रशंसक हो सकता है और अपने पास टेनिस प्रशंसक भी क्रिकेट का प्रशंसक हो सकता है। तो ये अपने पास ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के बाद आएगी? तो इसमें आपके पास ये आकृति आएगी, ये आप लोग देख लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात की। तो इसमें जो आपका पद आएगा वो आएगा ये किस तरीके से, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो यहाँ पे 8C आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है अनीता भावेश की पत्नी, चंचल अनीता की बहन है, दिनेश चंचल का पिता है जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है, रमेश का भावेश से क्या संबंध है? तो ये मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया था इस तरीके से पिछले वाले पेपर में, तो इसमें आएगा आंसर C साला। तो ये आप लोग देख लेना भाई, मैंने समझा रखा पीछे वाले पेपर में। बात करते हैं नेक्स्ट ये भी अपने पास एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप ना स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, इसका आंसर A आएगा। तो A आपका इसके में अंदर आ जाएगा। ये सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? ये A बैठा है। बात करते हैं नेक्स्ट है डैश के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ भाई डायरेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन है सोल्वर नहीं किए जाएंगे यहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट है ये क्वेश्चन और निष्कर्ष वाला है भाई, ये समझाएंगे। एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं? नहीं, ये भी गलत है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं? नहीं, ये भी नहीं है। तो ये दोनों ही तथ्य नहीं है भाई इसमें, तो आपके पास न तो एक सही है और न ही दो सही है। बात करते हैं नेक्स्ट है किसी कूट भाषा में यदि गोड शब्द का कूट 78, ग्रेट का 255 है तो गिफ्ट का क्या होगा? तो मैं एक आसान भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें क्या बनाया गया है कि ये जो G है वो अल्फ़ाबेट में 7 नंबर पे आता है, O है वो 15 नंबर पे आता है, D है वो 4 नंबर पे आता है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 26 आते हैं, और फिर ये जो अल्फ़ाबेट है कितने इसमें 1 2 3 गुणा 3 किए गए हैं, तो ये 78 आ गया। इसी तरीके से इसका करते हैं तो 255 आएगा, और इसका करेंगे तो आपके पास 168 आएगा। अब आप इसको सोल्व कर लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आपकी हिंदी शुरू हो जाती है और प्रश्न है संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आएगा मात्र प्लस उपदेश से मातृपदेश बनता है, और ये यण संधि है। इसके लिए क्लास अपलोड हो चुकी है सुनील सर के द्वारा, बड़ी शानदार है, आप देखना, आप संधि क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट है असंगत विकल्प चुनिए। संगति बता देते हैं डायरेक्ट आप लोगों को, इसमें स अल्प प्राण मूर्धन्य और अघोष जो वर्ण है वो नहीं है, बाकी सारे मैच करते हैं, बाकी सारे सही हैं। तो ये याद कर लेना भाई कि कौन सा अक्षर क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है जिसका पालन दूसरे ने किया हो उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। यानी एक शब्द का प्रयोग करना, वन वर्ड करना है जिसको अपन कहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा परभृत जो शब्द है वो अपने पास से होता है, जिसका पालन दूसरे ने किया हो वो क्या होता है? परभृत होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कौन सा शब्द क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो वो आपके पास आत्ममग्न नहीं है, यानी आत्म में मग्न। तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपके पास अधिकरण तत्पुरुष। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, कौन सा समास है? अधिकरण, जिसमें आत्म में मग्न, तो वो अधिकरण तत्पुरुष होता है। बात करते हैं किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपके पास अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये आप लोगों को मुहावरे से जो होते हैं मुहावरे वो याद करने पड़ते हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा न दिखाई पड़ना, ये होता है इसका अर्थ। बात करते हैं नेक्स्ट है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो वो इसमें अपने पास है, वह बार बार चीखता है, कालवाचक क्रिया विशेषण सही है। राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक बिल्कुल स्थान बता रहा है। रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण सही है। अब वह आया और मैं गया, ये कारणार्थक क्रिया विशेषण नहीं है, तो आपका ये इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्दों का युग्म है। तो इसमें आपके पास ए जो ऑप्शन है वो सही है, मिष्ठान और मैथिलीकरण ये दोनों सत्य हैं, सही शुद्ध हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निज, इसके बारे में बात करें तो इसमें ये आपका जो ऑप्शन है वो ये आएगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। अब इसमें निजवाचक जो सर्वनाम है, जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा तो इसमें आप है, मैं आप कर लूँगा ये भी सही है इसमें, और खुद
ये आपके पास निजवाचक सर्वनाम होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं आया है। बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं आपके पास इंग्लिश में, और इंग्लिश के पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है वो 141 143 है, तो ये आपको पैराग्राफ से करने पड़ेंगे भाई। तो चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसर्न्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज में जिस तरीके से कंसर्न का ऑपोजिट यूज किया गया वो बताना है, तो इसमें आएगा इनडिफरेंट, ये आपको देख लेना है। तो ऑपोजिट वगैरह शब्द है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। बात करते हैं वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड कोनोट्स यूज्ड इन द पैसेज, यानी पैसेज में जो शब्द यूज किया गया कोनोट्स के समानार्थक वो देखना है। तो इसमें आपके पास इम्प्लाइज है, ये आपके पास इसका बिल्कुल समानार्थक शब्द होता है, सिनोनिम्स होता है। बात करते हैं नेक्स्ट है इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वर बीइंग गाइडेड मेनली बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये पैराग्राफ में से करना आप लोगों को, तो पैराग्राफ में इसका आंसर बता देते हैं, तो वो होता है प्रोफेशनल एथिक्स, ये आपका आंसर हो जाता है पैराग्राफ के अनुसार। अब बात करते हैं नेक्स्ट है मेरे पिताजी ने कल मेरे लिए एक जूते जोड़ी खरीदे। अब इसमें आपके क्या, माई फादर गोट ए पेयर ऑफ शूज फॉर मी यस्टरडे, माई फादर ब्रोट, ये लाना होता है, खरीदना नहीं होता है, ये खरीदना होता है भाई। और तो यहाँ पे अपने पास ये गलत हो जाता है, खरीदे, यस्टरडे की बात हुई है, तो माई फादर बोट मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। आप जैसे हिंदी बोलोगे वैसे आपका जो वाक्य है वो अंग्रेजी में सही हो जाता है, अगर आप सही पढ़ते हो तो। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट दिया हुआ चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेजेस स्टील समवन्स थंडर। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड, यानी किसी दूसरे ने काम किया और क्रेडिट आप लोगों ने ले लिया, वो होता है स्टील समवन्स थंडर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। तो इस वो आपके पास आंसर आएगा सब्सिस्टेंस, ये ध्यान में रखना भाई, तो ये इसका वन वर्ड हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एफ्यूज का सही शब्द कौन सा बता रहा है, यानी समानार्थक शब्द बताना है भाई, सीधी सी बात ये है। तो एफ्यूज का समानार्थक शब्द वो होता है इमिनेट, इसका मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, तो इसका मतलब भी बाहर निकलना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्या आर्टिकल्स भरने हैं भाई, और आर्टिकल्स की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है भाई, शानदार क्लास अपलोड कर रखी है। अब इसमें देखते बात करते हैं, वी विल गो टू कलकत्ता बाई। अब मैंने ये बताया था कि जब आपके पास ट्रेन का, एरोप्लेन का, जहाज़ों का नाम होता है तो उनसे पहले अपन द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें बात करते हैं, द चाइल्ड वॉज हैप्पी टू सी एरोप्लेन। तो एक एरोप्लेन की बात करें, बच्चा एक एरोप्लेन को देख के खुश हो गया, तो एरोप्लेन है वो ए से शुरू हो रखी है स्वर से, तो इसमें आ जाएगा एन, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा एन। अब इसमें बात करते हैं, ही हैज़ गॉन फॉर। अब यहाँ पे फॉर ए हॉलीडे, हॉलीडे से पहले ए का प्रयोग होता है, ये मैंने समझाया था, हॉलीडे का भी समझाया था, राजधानी एक्सप्रेस का, एरोप्लेन का, ये सभी समझाए हुए हैं। और ये भी समझाया है कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, चेंज द वॉइस, यानी आपको इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है, और मैंने ये क्लास पेसिव वॉइस की बहुत ही शानदार समझाई है, WH वर्ड वाली। तो इसमें पहले WH वर्ड को तो सेम रखना है, उसके बाद में डिड आया है तो वाज या वर में से एक करना है, तो इसमें वाज यहाँ पे दे रखा और बाकी किसी में वाज भी नहीं दे रखा, ये पहचान मैंने बताई थी आसान सी, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। करते हैं नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें भी आपको नरेशंस की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, बहुत ही शानदार। अब इसमें बात करें, रवि सेड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो। अब इसमें क्या है कि सैड को इन्होंने चेंज कर रखा है, इन्फॉर्म्ड में चेंज कर रखा है, इन्फॉर्म्ड है और ऑर्डर्ड है, जबकि मैंने तो बताया था कि आर्मी में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसको नहीं बदलते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात साथ में बताई थी कि अगर आर्मी के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपके ऑप्शंस में बदले हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं, अब सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी दैट दे रखा है, फिर भी अपन आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, आई विल, तो आई को अपन ही में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ही आ रखा है, यहाँ पे ही आ रखा है, यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल कर रखा है तो इसको अपन वुड में चेंज करेंगे, तो ये वुड है, यहाँ पे वुड है। अब इसमें ये विल है तो ये गलत हो गया, इसका टेंस परिवर्तन होगा, क्यों होगा क्लास में देखना। अब यहाँ पे वुड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बात करते हैं आगे, द बुक टुमारो, ब्रिंग तो अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, तो इसमें भी ब्रिंग है, इसमें ब्रिंग है, इसमें ब्रिंग है, इसमें ब्रिंग है, तो ये ऑप्शन तो अपने पास विल के कारण गलत हो गया। अब इसमें ब्रिंग द बुक टुमारो,
अब इसमें नेक्स्ट डे आ रखा है, द बुक नेक्स्ट डे, द बुक टुमारो, ये टुमारो नहीं चेंज होगा। अब इसमें ऑर्डर्ड नहीं कर रहा है भाई, वो केवल इन्फॉर्म कर रहा है, तो द बुक नेक्स्ट डे है वो, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है इसमें ऑर्डर्ड के कारण। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही। तो इस तरीके से आपके ये जो पूरे 150 क्वेश्चंस है जिनको अपन ने चारों ऑप्शंस को सॉल्व किए हैं और लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस है वो आप लोगों को याद हो जाएंगे अगर आप लोगों ने ये क्लास ढंग से देखी है। और आपकी जो एग्जाम है सेट जो अभी होने वाली है 27-28 सितंबर को क्लियर करने वाले हैं अगर आप लोगों ने ये क्लास ढंग से देखी है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया मॉडल पेपर लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।